नमस्कार आप सभी साथियों का। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। तो हमने जो इंडिया जीके की जो सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने इंडिया जीके और साइंस की जो क्लासेस स्टार्ट की थी, जो आपके आगामी हरियाणा पुलिस के और सिटी मेंस और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो इससे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जितने भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर करा रहे हैं। इसमें हम टोटल 100 प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे, जो आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस हिसाब से हम पूरे सीरीज़ में 5000 प्लस क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो इससे बाहर आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो इसीलिए आप अगर हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम इंडिया जीके और साइंस दोनों को कवर करा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जो कि हमने हरियाणा पुलिस के लिए चलाई है, तो वह भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने हरियाणा जीके और इंडिया जीके दोनों को कवर किया है। तो आज हम बात करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की, जिसमें हम टोटल 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इससे पहले भी 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन की बढ़ने के लिए उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो इसे कौन सी सन में पारित किया गया, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ष 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1986 में इसे पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। तो कृत्रिम परितंत्र के बारे में पूछा है, यानी ऐसा कौन सा है जो कि मानव के द्वारा निर्मित है। तो बात करें, पहला ऑप्शन है वन, दूसरा ऑप्शन है समुद्र, तीसरा ऑप्शन है झील और चौथा ऑप्शन है बगीचा। तो इनमें से कौन सा है जो कि एक कृत्रिम परितंत्र माना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी बगीचा जो है वो कि एक कृत्रिम परितंत्र माना जाता है, क्योंकि यह मानव निर्मित रहता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बगीचा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो इनमें से कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा करती है। तो पहला ऑप्शन है जलवाष्प, दूसरा है CO2, तीसरा है मीथेन और चौथा है ओजोन। तो सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस करती है, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी जलवाष्प के द्वारा सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। यानी भूमि के बारे में पूछा है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है इंदिरा पॉइंट, दूसरा है कन्याकुमारी, तीसरा है रामेश्वरम और चौथा है लक्षद्वीप। तो मुख्य भूमि की बात करें तो इसका दक्षिणतम बिंदु हो जाता है कन्याकुमारी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अगर सीधा ही मुख्य बिंदु पूछा जाता, यानी सीधा पूछा जाता कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह हो जाता ऑप्शन नंबर ए, यानी इंदिरा पॉइंट। जबकि उन्होंने मुख्य भूमि का पूछा है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी मुख्य बिंदु है जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भागों में पाया जाता है। तो भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक भाग पर पाए जाते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। यानी आपके सामने 2 कथन दिए हैं और उनमें से पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक विविधता पाई जाती है।
यानी हिमालय का जो पश्चिम भाग है उसकी अपेक्षा पूर्व भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। और दूसरा है हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्व भाग की चौड़ाई अधिक है। तो इनमें से कौन सा कथन हिमालय के बारे में सही है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक जो कथन है वह सत्य है। यानी हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्व भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। जबकि इसकी चौड़ाई की बात करें तो यह पश्चिम भाग में ज़्यादा है जबकि पूर्व भाग में कम है। तो इसीलिए इस कथन का गलत हो जाता है और कथन एक केवल सत्य है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में पूछा है कि इनमें कौन सी है जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी मानी जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्मदा नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है और सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी मानी जाती है। और यह भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो इसका जवाब भी सही जवाब हो जाता है नर्मदा नदी। यानी नर्मदा नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता है, बाकी सभी नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण करवाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है कि चाय की खेती के लिए निम्न में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो अम्लीय प्रकार की मृदा होती है वह चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय प्रकार की मृदा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है कि मानसून निवर्तन होता है। तो मानसून निवर्तन की बात करें तो यह कैसे होता है उसके बारे में पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर पश्चिम भाग से बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसे मानसून निवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर पश्चिम भाग से बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें पूछा है कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी अभी अमेरिका ने इस पे कब्जा किया है, तो यह पूछा जा सकता है कि वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है। तो आपको यह इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा दीजिए क्योंकि आगे इसके क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वेनेजुएला की राजधानी हो जाती है ऑप्शन नंबर 1 काराकस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो चक्रवात जो कि भारत में कहा जाता है, ऑप्शन बी में पूछा है कि टाइफून चीन में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया में विली कहा जाता है, जबकि अमेरिका में बागियो कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेरिका में चक्रवातों को बागियों के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि भारत में चक्रवात, चीन में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली और अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर इसे बागियों के नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल डी वाला ऑप्शन ही सम्मिलित नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में तूफान को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में इसे विली के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति की बात करें तो यह मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्क एवं मकर रेखा के बीच में मुख्य रूप से कोरल रीफ एवं प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है, यानी कर्क एवं मकर रेखा के मध्य में कोरल रीफ और प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है।
तो स्वर्ण सिंह समिति के बारे में पूछा है कि इसका संबंध किससे है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी मौलिक कर्तव्यों से जुड़ी हुई है स्वर्ण सिंह समिति। तो काफ़ी बार यह भी पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य कौन से प्रधानमंत्री के समय लागू किए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाता है इंदिरा गांधी के टाइम में इन्हें लागू किया गया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी के टाइम में मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्यों के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए अनुबंध यानी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो न्यायोचित एवं मानवीय दशाओं में जो मातृ सहायता है उसके लिए कौन सा संविधान में उपबंध है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल 42 जो है वो न्यायोचित मानवीय कार्य और दशाओं में मातृ सहायता के लिए बारे में बताता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल 42 में यह सब बातें की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है कि भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी इनमें से पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। आपके सामने 3 कथन दिए हैं और इनमें पूछा है कि कौन सा कथन असत्य होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो आयु तक होता है। अगला है, यह राष्ट्रपति के प्रदास पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसके अगला है, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इनमें से कथन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों के तीनों कथन असत्य हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्याओं के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से पूछा है कि कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या विधानसभा में नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15%। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है कि रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह न्याय आदेश के क्षेत्राधिकार में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। वहीं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है कि दल बदल अधिनियम संबंध संशोधित कब पारित किया गया था। तो दल बदल अधिनियम की बात करें तो इसे संशोधन कब पारित किया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ष 1985 में दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, जिसे पूछा है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में पूछा है कि इसका प्रावधान कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव को लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति की सूचनाएं प्रदान करने संबंधित कर्तव्य का उल्लेख किसमें किया गया है। तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने का संबंध से कर्तव्य कौन से उल्लेख में है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करता है। तो यह इसका कर्तव्य माना गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करता है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि यानी लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लेम के नाम से जाना जाता है। तो शांति की भूमि के नाम से कौन से देश को जाना जाता है, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण कोरिया को शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, साउथ कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण की बात करें तो यह कब मनाया जाता है, तो यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी बनारस अधिवेशन 1905 के तहत स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को अनुमोदन किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन जो कि 1905 में बनारस में जो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके तहत स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारतीय विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो कांग्रेस की कार्य समिति में भारतीय विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 जून 1947 को भारतीय विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस की समिति में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 14 जून 1947 को। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड वेवेल के द्वारा इसका बैठक का आयोजन किया गया था। यानी गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड वेव हो जाते हैं, जिनके द्वारा इस संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके अंतर्गत यानी इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी। यानी मंगल पांडे के द्वारा तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, तो उसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें फांसी कब दी गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल 1857 को। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, जिसमें पूछा है कि बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि बहावी आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो असम का क्षेत्र था वह बहावी आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था, जबकि बंगाल और संयुक्त प्रांत इससे जुड़े हुए थे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आसाम इस क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है कि एक पुस्तक दी गई है, उसके लेखक के बारे में पूछा है। तो पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यह आपसे पूछा है। तो एरिया ऑफ डार्कनेस की बात करें तो इसके लेखक कौन है, यह आपसे पूछा है। तो इसके लेखक हो जाते हैं वी.एस. नायपॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी वी.एस. नायपॉल के द्वारा एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखी गई है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा है सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संधि दी गई है और दूसरी तरफ उनसे जुड़ी हुई सन यानी ईस्वी दी गई है। तो पूछा है कि कौन सी संधि का
मिलान करना है, इसमें से कौन से को मिलान करता है। तो बात करते हैं सूरत संधि की, तो यह 1775 में की गई थी। तो 1 का 4 हो जाता है, तो केवल बी और सी में है, तो ए और डी वैसे ही डिस्कनेक्ट हो गए। अभी देखते हैं पूना की संधि, तो यह 1817 में हुई थी, तो बी का 3 हो जाता है, तो दोनों में है बी का 3, तो अभी तक तो दोनों सही चल रहे हैं। वहीं पुरंदर की संधि की बात करें तो यह 1665 में हुई थी, तो यानी सी का 1 रहेगा, तो सी का 1 सिर्फ एक ऑप्शन में है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वहीं देवगांव संधि की बात करें तो यह 1803 में हुई थी। तो सभी की बात करें तो सूरत की संधि 1775, पूना की संधि 1817 और पुरंदर की संधि 1665 और देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। तो यह आपको ध्यान रखना है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कौन से ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, ये आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी मर्कसिकटिकम जो कि ग्रंथ है उसके द्वारा गुप्त काल के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मर्कसिकटिकम। तो मर्कसिकटिकम की बात करें तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो मर्कसिकटिकम की बात करें तो यह शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा है कि कलिंग शासन खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। तो कलिंग शासक की बात करें जो खारवेल थे वह कौन से धर्म के अनुयायी थे, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म के खारवेल अनुयायी थे। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो भीतरी स्तंभ अभिलेख की बात करें तो यह कौन से शासक से संबंधित है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी भीतरी स्तंभ अभिलेख मुख्य रूप से स्कंद गुप्त से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कंद गुप्त से। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों द्वारा निर्मित है। तो कैलाश मंदिर बात करें तो यह कौन से शासकों के द्वारा बनाया गया है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी पल्लव शासकों के द्वारा दक्षिण भारत में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पल्लव शासकों के द्वारा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के इस विषय यानी चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है, तो यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह एरियन के द्वारा कहा गया था कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से जो दास्ता का वो जुआ था उसे उतार फेंका है और अपने गवर्नर की हत्या कर दी है। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोट्स था। तो यह कथन एरियन के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एरियन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ से कुछ साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, उन पे बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यानी 35 नंबर क्वेश्चन है जो कि साइंस का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है। तो ध्वनि का प्रभाव मानव के शरीर यानी मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है यानी 1/10, यानी सेकंड का जो 10वां हिस्सा होता है तब तक ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क पर रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकंड तक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है। तो नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यह कौन से अंग के द्वारा
नियंत्रित की जाती है, ये आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सब आइरिस के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आइरिस के द्वारा ही नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छिनती है। तो रक्त की अशुद्धियाँ कौन से अंग में जाकर छिनती है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी वक्र में जाकर रक्त की अशुद्धियाँ अलग हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी वक्र के द्वारा ही रक्त की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा का होता है। तो पूछा है कि रक्त में कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा से बना होता है, तो ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 55 से 60% भाग रक्त में प्लाज्मा से बना हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 55 से 60% भाग रक्त का प्लाज्मा से निर्मित होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें पूछा है कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। तो एक पौधे पर पुष्प का आना यह कौन से हार्मोन के द्वारा किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्लोरोजिन के द्वारा ही एक पौधे पर पुष्प का आना उत्तरदायी माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्लोरोजिन हार्मोन के कारण ही एक पौधे पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इसमें पूछा है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है, यानी इंद्रधनुष का निर्माण कौन से यानी जो कारण होता है उसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा है। तो इंद्रधनुष के निर्माण की बात करें तो यह किसके द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो कार्य यानी आकर्षण बल लगता है उसे किस नाम से जानते हैं, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी सहसंजक बल इसके बीच कार्य करता है। यानी जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण होता है तो उसमें सहसंजक बल योगदान देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सहसंजक बल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। यानी जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी अगर किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेता है तो उसे हम अभिकारक के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी OH माइनस आयन जल में क्षारक को घोलने पर मुक्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी OH माइनस आयन मुक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा है कि नींबू के रस का पीएच मान होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2.2 पीएच मान नींबू के रस का होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है। तो बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी शांता के कारण यह होता है। यानी बादल और वायुमंडल का तैरना शांता के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें पूछा है कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो छाया में पनपने वाले पौधों की बात करें तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी उसे शियोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
यानी जियोफाइट जो पौधे होते हैं वो छाया में उत्पन्न होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा है कि मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन दो देशों के बीच है। तो मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यह किन दो देशों के बीच है, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी रूस और फिनलैंड के मध्य मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस और फिनलैंड के मध्य। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा है कि जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जरूर लगाइए, क्योंकि मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ वो लगभग हरियाणा के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पीछे के एग्जामों में पूछे हुए रहते हैं और बार बार इन्हीं को पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं इनको इंपॉर्टेंट लगा रहा था। तो जैव विविधता की दिवस की बात करें तो यह कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें पूछा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM की बात करें तो इसकी शुरुआत कौन से सन में की गई थी, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी सन 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है। तो मुद्रास्फीति के प्राकलन की बात करें तो इसका सबसे प्रचलित माप क्या है, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी CPI, जो कि भारत में मुद्रास्फीति का जो प्राकलन करने का सबसे प्रचलित माप माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, CPI। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चनों को कवर किया है, जो आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा पूछा गया है। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और साथ ही साथ कमेंट में यह भी बताएं कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आगे आप कहां पर वेरी कर रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।